नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 में चुनाव आने वाले हैं, तो 2023 की तैयारी और कमलनाथ की सेंधमारी। दरअसल चंबल ग्वालियर वो बेल्ट है जो कांग्रेस के लिए कसक देती है। वहीं से सिंधिया आते हैं और सिंधिया के कांग्रेस से बागी होने पर, पार्टी छोड़ने पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कमलनाथ क्यों ग्वालियर चंबल में सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी 2023 के चुनाव की है। हम सुनवाते हैं कमलनाथ ने अपने चंबल क्षेत्र के दौरे में क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में है, 11.5 महीने बचे और कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सा गुनाह तुमने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि किसानों का कर्जा माफ किया? हमारे चंबल क्षेत्र में चंबल डिवीजन में 2,70,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। आखिरी फेज में 72,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। कौन सा गुनाह किया? इस तरह के दौरों से कुछ होता नहीं है। केवल अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए कमलनाथ जी छू के आ रहे हैं। छूने से काम नहीं चलता। कमलनाथ जी अलग थलग कांग्रेस में पड़ गए। तो हमने सुना कि कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, फिर बीजेपी की प्रतिक्रिया में विश्वास सारंग जो मंत्री उन्होंने क्या कहा, और अब आपको सुनवाते हैं कि कमलनाथ के ग्वालियर चंबल के दौरे पर ज्योतिराज सिंधिया ने क्या कहा। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। तो हमने सुना पूरा मामला कि किस तरह से कमलनाथ दौरे कर रहे हैं, अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, बीजेपी ने क्या तंज कसा है और सिंधिया ने उनका कैसे स्वागत किया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी, स्काइप पर हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी धर्मेंद्र पैगवार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा संदीप जी आपसे कि जिस तरह से कमलनाथ जी सक्रिय हुए हैं और जो उनकी उम्र है, जो उनका मिजाज है, जो उनका मूड रहता है, जो जिस माहौल में वो रहते हैं, हमें लगता है कि कांग्रेस अब उनसे सही काम करवा रही है। एक अध्यक्ष के नाते जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर उनको मिल रही है, हमें लगता है कि उन्होंने कमर कस ली है। अब वो मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने एक तरह से उस चंबल को साधने की कोशिश की है जिस चंबल ने उनकी सरकार को गिरा दिया था। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, अगर हम कहें तो चंबल हमेशा से ही बगावत और बीहड़ के लिए जाना जाता है जी। कांग्रेस में भी बगावत उस इलाके से हुई। अब उसका जवाब देने की तैयारी है कमलनाथ की। हम कहें, ये बात सही कही आपने, उम्र, माहौल, तमाम चीजें कमलनाथ को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन आप एक चीज और समझनी होगी कि राजनीति में अपना एक प्रतिद्वंदी तय कर लेते हैं लोग, और कमलनाथ के लिए प्रतिद्वंदी बीजेपी तो है, लेकिन साथ में बड़े प्रतिद्वंदी सिंधिया हैं, क्योंकि सिंधिया ने उनकी सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं कि बदला लेने की या उनको उनके क्षेत्र में कमजोर करने की ये कोशिश कमलनाथ की है। और अगर हम कमलनाथ के सारे दौरों पर गौर करें पिछले दिनों के, तो उनका खास जोर उस इलाके पर रहा है जहां से सिंधिया आते हैं। कांग्रेस की एक बड़ी कोशिश हमेशा रही है, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, वो सिंधिया पर ज्यादा फोकस रहते हैं, ज्यादा टारगेट होते हैं। और वही चीज आज भी नजर आई कि कमलनाथ के निशाने पर बीजेपी तो है, कहीं ना कहीं उनका जो मंथन का दौर चल रहा है या नेताओं के बीच चल रहा है, वे सीधे तौर पर सिंधिया को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। और इस दौरे को भी उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। राघवेंद्र जी, क्या सिंधिया को वो कमजोर कर पाएंगे? क्योंकि सिंधिया का वो गढ़ है, वो घर है, और अब सिंधिया केंद्र में मंत्री भी हैं। अब सिंधिया की मध्य प्रदेश में वो सरकार है, पहले भी थी सिंधिया की सरकार मध्य प्रदेश में, जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ होते थे, तब वो सरकार सिंधिया की सुनती नहीं थी। संदीप जी, अब मध्य प्रदेश में सिंधिया की सुनने वाली सरकार है, केंद्र की सरकार में वो खुद मंत्री हैं, और फिर उनका अपना गढ़ पहले से ज़्यादा
मजबूत वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपकी इसमें राय? मैं बिल्कुल सहमत हूं राघवेंद्र जी आपकी बात से कि कितना कमजोर कर पाएंगे। आज कमजोर कड़ी तो कांग्रेस में दिख गई जी। वो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कांग्रेस की है। देखिए कि वो इलाका जहां आप कई नाम जानते हैं, गोविंद सिंह को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नेता चाहे पिछड़े वर्ग का हो चाहे दलित वर्ग का हो वो नजर आया हो। आप देखिए सतीश सिंह सिकरवार नजर नहीं आए, लाखन सिंह यादव वहां नजर नहीं आए, केपी सिंह वहां नजर नहीं आए। अगर ये चेहरे जो ग्वालियर चंबल इलाके के एक कांग्रेस का फेस हैं वो नजर नहीं आए तो कहीं ना कहीं ये एक कमजोर कड़ी भी है। और सिंधिया का जैसा आपने कहा कि राज्य में सुनने वाली सरकार है और केंद्र में सुनने वाली सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है आज मजबूत किला बन चुके हैं सिंधिया कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल में एक बार फिर। अब ये चुनौती है और कांग्रेस और खासकर कमलनाथ इस चुनौती को मुझे लगता है लेने के लिए तैयार हैं। भले ही उन्हें अपनों का साथ ना मिले लेकिन वो लड़ाई लड़ेंगे ऐसा नजर आने लगा है। बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊंगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर धर्मेंद्र पेगवार भी है, मैं उनसे पूछ लेता हूं। धर्मेंद्र जी, जैसा बता रहा संदीप पौराणिक की वो सिंधिया के मामले में मुझे लगता है कि कमलनाथ थोड़े टची है, होना भी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से सरकार गई थी। लेकिन जो बात संदीप पौराणिक जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कई चेहरे गायब थे, नदारद थे, तो ये गायब चेहरे क्या संदेश देते हैं? सिर्फ गोविंद सिंह मुझे लगता है कि रस्मी तौर पर उपलब्ध थे क्योंकि उनका प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर है। गोविंद सिंह सबसे सीनियर लीडर है कांग्रेस के, जो नेता होते उस इलाके के, इसलिए वो मौजूद थे। लेकिन कमलनाथ क्या सिंधिया के रियासत में, किले में, गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? धर्मेंद्र जी, देखिए वो कितनी सेंध लगा पाएंगे या कितनी सेंध लगा पाए हैं, इसके लिए हमको जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे देखना पड़ेंगे। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में भी सिंधिया जी के आने के बाद भी भाजपा कोई क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी। मुरैना में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मुरैना शहर भाजपा हारी, डिमनी हारी और सुमावली सीट हारी। ऐसे ही ग्वालियर शहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का महल होने के बाद भी ग्वालियर पूर्व की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। भिंड में भी 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक मैंने चंबल की और ग्वालियर संभाग की राजनीति को समझा है जी। वहां के लोग बहुत समझदारी से मतदान करते हैं और कोई एक तरफा माहौल नहीं रहा वहां पर। 2018 के भी जब जो मुख्य चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो भाजपा की तमाम लहर और भाजपा के तमाम प्रयासों के बाद भी भाजपा चंबल में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी जी। लेकिन ये सिंधिया जी जब भाजपा में आ गए तो वहां पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ कि भाजपा ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया हो। रही बात कमलनाथ जी के प्रयासों की, जी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क कट गया है। मुद्दे की बात वो कर रहे थे कि कमलनाथ के प्रयासों की जहां तक बात है। सुरेश जी, कांग्रेस के कई चेहरे कमलनाथ की यात्रा में गायब नजर आए, उसके क्या मायने? क्योंकि इसके पहले यूनाइट कांग्रेस थी जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी चल रही थी। अब जो सीन है कांग्रेस का वो डिवाइड कांग्रेस का दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के कई लीडर जो चंबल से ताल्लुक रखते हैं वो गायब थे। दिग्विजय सिंह अलग चल रहे हैं, कमलनाथ अलग चल रहे हैं। कमलनाथ के साथ सज्जन वर्मा है और उनकी वो टीम है जो उनको एक तरह से सलाह देती है, मशवरा देती है। तो ये जो डिवाइड कांग्रेस है वो चंबल में कमलनाथ के साथ कितनी आएगी, कितनी नहीं आ पाएगी, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, एक बात हमेशा हम लोग जब चर्चा करते हैं तो मैं आपके उस दौर की पत्रकारिता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जब आप जो है पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में एक धुआंधार पारी खेलते थे। उस समय की बात को आप ध्यान रखिए। और उसमें जो है कांग्रेस में छत्रपों का एक साम्राज्य होता था जी। सिंधिया जी, बड़े सिंधिया जी थे, उधर सुभाष यादव थे, दिग्विजय सिंह जी थे। छत्तीसगढ़ को आज यदि अपन हटा भी देते हैं तो विंध्य क्षेत्र में अर्जुन सिंह थे और केवल छिंदवाड़ा महाकौशल में कमलनाथ जी माने जाते थे, जबकि वो महाकौशल पूरे में नहीं थे जी।
आज उनके सामने सबसे बड़ी विषमता ये है, समस्या ये है कि उन्हें अपने आप को ये सिद्ध करना है कि वो संगठन के अध्यक्ष जो है वो सरकार विरोधी वातावरण के कारण सरकार बनाने में कामयाब होने भर के लिए नहीं है। उनका अपना जनाधार है, उनका जनाधार प्रदेश व्यापी हो गया है, इसलिए वो प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही है, मैं उनको कंट्रोडक्टरी नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बात हमेशा सोचने वाली रहती है, जब हम राजनीति की पत्रकारिता करते हैं तब हमारे जहन में ये बात रहती है कि आम चुनाव में और उपचुनाव में बड़ा अंतर होता है। उपचुनाव के अंदर जो मतदान होता है उसका आम चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। उपचुनाव में छोटे मुद्दे होते हैं, छोटा विषय होता है और उसमें उलटफेर हो सकता है। तो इस उलटफेर को आम चुनाव के उलटफेर की जैसा नहीं माना जाना चाहिए। ये हम समीक्षा करते टाइम सदैव ध्यान रखते रहे हैं और आपने भी हमेशा ऐसी ही समीक्षा हम लोगों के सामने, क्योंकि मैं तो आपको बहुत पढ़ता था उस समय, तो ये हमने देखी है। अगली बात ये आती है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखते हैं तो कांग्रेस अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को लेती है। गोविंद सिंह जी का साथ आने का और खुल करके साथ आने का तात्पर्य ये माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने कहीं न कहीं समर्थन दिया है, लेकिन जो मरे मन से ये गए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और जयवर्धन सिंह को नहीं बुलाया गया, क्षेत्र में उनको साथ नहीं लिया गया, तो ग्वालियर, चंबल, गुना, ये जो अशोकनगर, गुना, ये जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट में आप दिग्विजय सिंह को माइनस करके कोई बहुत बड़ा झंडा गाड़ पाएंगे ऐसा वातावरण नहीं है। यदि सिंधिया जी के खिलाफ आप गए हैं और सिंधिया जी का जनाधार कम करने के लिए आप गए हैं, तो सिंधिया जी का साथ वाले लोग जो रह गए थे वो सारे लोग जो है, जैसे रामनिवास रावत है, आपने रामनिवास रावत को घास ही नहीं डाली, रामनिवास रावत को आपने कोई महत्व ही नहीं दिया, तो आप क्या नई टीम खड़ी करना चाहते? सज्जन सिंह वर्मा अपनी सीट बचा ले पर्याप्त है, वो तो लोकसभा हार गए थे, तो वो जाकर के वहां जिता देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये समीकरण सही है। ये केवल कमलनाथ जी को स्थापित करने की बात है। अब अगली बात आती है कि हमने कमलनाथ जी का भाषण जो अभी आपके चैनल पर सुना है उसमें एक मुख्य बिंदु बताया गया है, उनको अपने 15 महीने के कार्यकाल में बताने के लिए कम और रोने के लिए ज्यादा है। वो कहते मेरे तो उस कार्यकाल में ये लग गया, मैं आचार संहिता थी केंद्र उसमें लोकसभा चुनाव की, तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने किसानों, उनने उस चंबल के इतने किसानों को, ग्वालियर चंबल के इतने किसानों की कर्ज माफी की बात कह दी 2 बार करके। मुझे लगता है कि वो आंकड़े भूल गए, किसी शायद कहीं और का आंकड़ा उठा के लेके चले गए। यदि मान लो कांग्रेस चंबल और इसमें इतने कर्जे माफ कर देती तो उनको तो सरकार बनाने के लिए फिर से मौका मिलना चाहिए था। फिर यदि मान लो इंडिविजुअल स्थितियों में आते हैं तो हम सब जानते हैं कि सतीश सिकरवार भाजपा के बड़े कार्यकर्ता रहे, संघ प्रमुख के नजदीक रहे हैं, उनकी गाड़ी चलाते थे वो, तो उनका परिवार जो है वो अपने, उनका एक भाई विधायक रहा, उनके पिताजी विधायक रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे, सब जानते हैं इन बातों को। तो उनका एक अपना जनाधार है। यदि वो मुन्ना गोयल को हरा देते हैं तो इसको कांग्रेस की जीत नहीं कहना चाहिए, उस परिवार की जीत कहना चाहिए। तो मुझे लगता है राजनीतिक समीक्षा हम करते वक्त कुछ चीजों को अतिशयोक्ति में कह जाते हैं या कुछ चीजों के बारे में हम आकलन करने में थोड़ा सा छोड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके कमलनाथ जी के ग्वालियर अंचल जाने से कोई फर्क पड़ने की स्थिति नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी जब महाकौशल में अपनी स्थिति नहीं बचा पाते हैं तो वो जो है वहां जाकर के सिंधिया को क्या चुनौती दे देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के चुनौती देने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से चुनौती मानी जाएगी। कमलनाथ जी के अकेले में कहां दम है जो चुनौती देंगे? मेरा अगला सवाल यही था, क्या दिग्विजय सिंह को घटाकर कमलनाथ या कांग्रेस उस इलाके में गिनती में आ सकती है? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी कभी भी राजनीति नहीं कर पाए। आप मध्य प्रदेश में 15 बरस की राजनीति देखिए, 15 क्या और 25 बरस की राजनीति देखिए। आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 2003 में जब दिग्विजय सिंह 1990-92 में, जब 93 में जो आए थे दिग्विजय सिंह जी, तब कमलनाथ के और बड़े भाई के रूप में थे। दोनों ने स्थापित होने के लिए दिग्विजय सिंह के बिना कमलनाथ की कोई राजनीतिक वैल्यू मध्य प्रदेश में नहीं है। आज जब सरकार चलाई तब भी दिग्विजय सिंह की भूमिका रही, तब आप समझ लीजिए कि बिना दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी राजनीति नहीं कर सकते मध्य प्रदेश की। आज यदि वो अलग छोड़ करके करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाला एक बिंदु है जिसको मैं स्पष्ट करता हूं कि वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनकी शिवराज सिंह जी के साथ सीधी सीधी साठगांठ है, वो शिवराज सिंह जी के पक्ष में काम करते हैं, ये स्पष्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि धरना था, उस धरने में दिग्विजय सिंह बैठे हैं और वो जो है दंत निपोरी कर रहे हैं पटवा जी की भाषा में। तो आपका एक नेता धरना दे रहा है और आप मुख्यमंत्री के साथ दांत निकाल रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? आप संदेश दे मिले हुए का।
300 करोड़ रुपया ईपीएफ का एक घोटाला है बहुत बड़ा जी, और कर्मचारियों के जो है ईपीएफ का पैसा जो है वो सरकार से दिलवा दिया। तो आपके साथ सरकार की जो गलबैयां हैं उसके अंदर आप एक युवा को आगे नहीं आने दे रहे, एक बुजुर्ग को आगे नहीं आने दे रहे, और कमलनाथ जी पूरे मुंह भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि वो जो है कहीं न कहीं एक उसको, क्योंकि कभी राघवेंद्र जी ऐसा आपने अपने जीवन में इतनी बड़ी पत्रकारिता की लाइन में कभी देखा है कि जिसकी सरकार गिराई गई हो वो सरकार का रुदन मनाने की बजाय सुबह गुलदस्ता लेके पहुंच जाता है। तो ये राजनीति मध्य प्रदेश में एक अनोखी राजनीति हमने देखी है कि जिस आदमी ने सरकार गिरा दी, जो आदमी मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन के शपथ लेके पहुंच रहा है, आप बेटे को लेकर के गुलदस्ते देने चले गए। सुरेश जी, तो इतना दरअसल भी आपको वो नहीं, ये समन्वय की राजनीति है, सबको साथ लेके चलने की राजनीति है, विकास की राजनीति ये कह सकते हैं हम। लेकिन आपने ठीक कहा कि अगर दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं तो फिर आपकी पोजीशन जो है वो दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के साथ होनी थी, ना कि मुख्यमंत्री के साथ। मैं पूछूंगा संदीप जी, दरअसल जो उपचुनाव हुए थे जिसका धर्मेंद्र प्रगवाल जी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस वहां जीती भी है, बीजेपी को वहां एक तरह से सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस क्लीन स्वीप नहीं हुई है। लेकिन एक बात और है कि उस उपचुनाव में, उन उपचुनाव में कांग्रेस एक तरह से यूनाइट थी, जितनी भी कांग्रेस थी वो यूनाइट थी। यूनाइट से हमारा मतलब कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ साथ थे। आज दोनों के बीच में रिफ्ट है, दरार है। सिर्फ गोविंद सिंह बतौर रस्म वहां मौजूद रहे उनके यात्रा में। कमलनाथ, जैसा कि सुरेश जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के बेटे उसमें थे, क्योंकि आप गुना को अगर जाते हैं, उस अशोकनगर जाते हैं और दिग्विजय सिंह की फैमिली को या दिग्विजय सिंह को इग्नोर करेंगे तो फिर आप कांग्रेस वहां गिनती में रह पाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। और एक चीज और मैं पूछूंगा, तीनों साथियों से मेरा सवाल है कि कमलनाथ मैराथन दौड़नी पड़ेगी उनको, क्योंकि अभी 20 महीने हैं चुनाव में कम से कम, और 20 महीने उनको सतत दौरे करने पड़ेंगे, भाषण देने पड़ेंगे, बैठक करनी पड़ेगी, लोगों के घर जाना पड़ेगा, उनके घर बिना बिस्लरी वाला पानी पीना पड़ेगा, दरी बिछी होगी तो उस पर बैठना पड़ेगा, खटिया ना होगी तो, चारपाई ना होगी तो। ये सब उनको जो राजनीति के एक तरह से काम होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि टोने टोटके होते हैं, या जो नौटंकी भी आप कह सकते हो, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहे, उस सब उनको करने पड़ेंगे 20 महीने तक। क्या उनके पास वो राजनीतिक स्टेमिना है, वो शारीरिक स्टेमिना है उनके पास? और क्योंकि वो फिर कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि जब उनसे सवाल बहुत सारे होंगे, संगठन उनका पूछेगा, कार्यकर्ता सवाल करेंगे, मुझे लगता है कि ये उनकी परीक्षा का दौर है। और कमलनाथ अपने जीवन की जो राजनीति कर रहे हैं उसके सबसे कठिन दौर में लगते हैं। आपकी राय? देखिए राजवेंद्र जी, अगर हम बात उपचुनाव की करें तो उपचुनाव को हमें याद करना होगा किन हालातों में हुए थे। एक बड़ा विषय था कि एक पूरा चंक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया था और उनने फिर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। एक बात उड़ी थी कि 35 करोड़ का सौदा हुआ है प्रति विधायक। एक चीज जनता के बीच वो बात पैठ भी करने लगी थी। और आप एक चीज सोचिए कि 18 महीने हमने जिसको दूसरी पार्टी के नाते वोट दिया, उसी व्यक्ति को पार्टी बदलने के कारण वोट देंगे। अगर बीजेपी इतनी भी सीटें जीत गई तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संगठन और सिंधिया के प्रभाव के चलते जीती। एक चीज। दूसरा, जैसा आपने कमलनाथ की बात कही, उम्र के, पहले दिग्विजय सिंह वाली बात कर लें, स्वाभाविक सी बात है ग्वालियर, चंबल और गुना वाले इलाके में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप दिग्विजय सिंह को माइनस करके नहीं चल सकते आज की हालत में कांग्रेस में। क्योंकि दिग्विजय सिंह का कद संगठन में भले कमलनाथ मुखिया हों, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच दिग्विजय सिंह का कद कमलनाथ से बड़ा है। इस बात को हमें मानना होगा और है भी सच्चाई यही। तो लिहाजा दिग्विजय सिंह को माइनस करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है आप अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए आप अपने जरिए वो बात कह सकें, लेकिन बगैर दिग्विजय सिंह के मुझे लगता है कि आप ताकतवर बन पाएंगे, ये संभव नहीं है। तीसरी बात जो आपने कही कमलनाथ जी की उम्र को लेके, सक्रियता को लेके, ये बात बिल्कुल सही है कि टाइम बहुत लंबा है अभी, और इस समय तक स्थिर रह पाना किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए जो सत्ता से बाहर है, सत्ता में रहते हुए आदमी तो राघवेंद्र जी इसलिए लंबी दौड़ लेता है क्योंकि उसे सम्मान बहुत मिलता है, उसे सुविधाएं बहुत मिलती हैं, उसकी बात जो वो जनता से वादे करता है वो करा सकता है पूरे। कमलनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती तो यह है कि वो जो जनता से वादे करेंगे या जनता जो मांग करेगी उसे वो कैसे पूरा कर पाएंगे। और जब आप किसी की बात पूरी नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी बात बहुत ज्यादा सुनने तैयार नहीं होगा। इसलिए समय लंबा है, मुझे लगता है कि उन्हें मैराथन नहीं रिले रेस का सहारा लेना होगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है।
दरअसल हमने चर्चा में शुरू में ये कहा था कि कमलनाथ की जो उम्र है, वो जो 3 साल पहले के कमलनाथ थे, अब जाहिर है कि उम्र बढ़ गई है और उम्र दराज हो गए। अब बात यह है कि जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे चुनाव के पहले, तब 6 महीने के भीतर चुनाव होने थे और 6 महीने उनको संगठन देखना पड़ा और 6 महीने ही उनको एक तरह से चुनाव की गतिविधियों में शामिल होना पड़ा, दौरे करने पड़े। अब उनके पास 20 महीने हैं, 20 महीने उनको दौरे करने हैं, कार्यकर्ताओं से बात करनी, कार्यकर्ताओं की शिकायतों के जवाब देने हैं, इसके साथ साथ जनता के बीच में भी जाना है और थकना भी नहीं है और अपनी बुद्धि का संतुलन भी बना रखना है, क्योंकि आप थक जाएंगे तो फिर आदमी, कई बार एक क्रिकेट में होता है कि जब बैट्समैन थक जाता है तो बहुत अच्छी गेंद पे भी विकेट फेंक के आता है, उससे क्रिकेटर बोलते हैं, कमेंटेटर बोलते हैं कि वो विकेट थ्रो करके आ गया क्योंकि थक गए थे। तो क्या कमलनाथ जी 20 महीने तक अपने इस स्टेमिना को बना पाएंगे, पराक्रम को बनाए रख सकते हैं? अगर वो रख पाएंगे तो भाजपा को चुनौती दे पाएंगे। आपकी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा इसमें मैं। देखिए, कमलनाथ जी तो 15 महीने में ही अपना स्टेमिना बरकरार नहीं रख पाए थे। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। चुनी हुई सरकार को गंवा देना, और जैसा कि अभी एक साथी ने जिक्र किया कि वहाँ सज्जन सिंह वर्मा थे और लेकिन दीगर नेता नहीं थे, तो कांग्रेस को एनालिसिस करना पड़ेगा कि सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान नहीं, वहां गोविंद सिंह थे धर्मेंद्र जी, उनकी चंबल यात्रा में गोविंद सिंह थे और उनके साथ उनके जो सलाहकार हैं वो सज्जन वर्मा जी। हाँ, सज्जन वर्मा कमलनाथ जी के सलाहकार हैं। आप इस बात को मीडिया में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन मैंने इसको बहुत बारीकी से देखा था सरकार को आते और जाते। सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए नाम चल रहा था कि एक पे दिग्विजय सिंह लगभग तय माने जा रहे थे, तो सज्जन सिंह वर्मा से यह बयान दिलवाया गया था या उन्होंने दिया था कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा, और उसके बाद उसके दूसरे दिन ही सिंधिया जी नाराज हो गए थे कांग्रेस से। उसके बाद उनको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना पड़े थे। हालांकि एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जो कि कमलनाथ जी के बहुत खास सिपा सलाहकार हैं, उनके कारण उनके एक बयान ने उस आग में घी का काम किया था। तो कमलनाथ जी यदि टीम को लीड कर रहे हैं तो उनको बहुत समन्वय के साथ और सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। और दिग्विजय सिंह जी ने जो नर्मदा परिक्रमा की थी जी और उस दौरान लोगों से संवाद किया था, उसका बहुत बड़ा योगदान था कि कांग्रेस की 2018 में सरकार बन पाई थी। बिल्कुल। मैं सुरेश जी आपके पास आऊंगा, समय कम है, 1 मिनट का वक्त है, बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपकी इस पूरे मामले में। इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, सिंधिया ने कहा था किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। एक पत्रकार ने जब कमलनाथ से पूछा बतौर मुख्यमंत्री कि सिंधिया जी बोल रहे हैं कि वो सड़क पर उतर जाएंगे, तब उन्होंने बहुत ही हल्के से उत्तर दिया था, बहुत ही हल्केपन से, कि सिंधिया उतर जाए, किसने रोका है? तो सिंधिया तो सड़क पर नहीं उतरे, कांग्रेस की सरकार जो है वो सड़क पर आ गई। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में। 2 बातें कह करके मेरी बात पूरी करूंगा। पहली बात यह है कि जो बयान कमलनाथ जी ने सिंधिया जी को लेकर के दिया था, वो सबसे कमजोर और नासमझ राजनेता का बयान था, क्योंकि कोई भी सत्ता में बैठने के बाद पंगा नहीं लेता है जी, क्योंकि वो अपने आप में पावरफुल होता है। इसलिए उनका जो बयान था तो अनमेच्योर राजनेता का बयान था, चाहे हम उन्हें उम्रदराज या अनुभवी रणनीतिकार कहते रहे। एक बात मैं इस बात से अक्सर से सहमत हूं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की राजनीति में ऐसे नेता हैं जिनका प्रत्येक जिले, प्रत्येक क्षेत्र, यानी ये कहें कि प्रत्येक वार्ड तक जो है उनके समर्थक हैं, उनकी बात को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कहना भी मेरे लिए इस समय सामयिक है कि दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जो सभी गुटों के नेताओं को अपनी बात समझा करके मनवाने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल। तो कुल यदि उनकी अनदेखी होती है तो आप ये मान करके चलिए कि कांग्रेस माइनस में जाएगी तो जाएगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की अनदेखी करेंगे या दिग्विजय सिंह को घटाकर कांग्रेस गिनती में रह पाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह का या कमलनाथ का जो तालमेल था, अगर वो गड़बड़ाता है जैसा दिख रहा है, तो फिर कांग्रेस घाटे में जरूर जाएगी। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, धर्मेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और प्रणव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में चलिए। कुल मिलाकर कमलनाथ 2023 की तैयारी में है और इसके लिए वो सेंधमारी कर रहे हैं सिंधिया के गढ़ में। देखते आने वाले दिनों में इसके क्या
नतीजे आते हैं और क्या रिपोर्ट आती है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।